एडिशनली क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ, सोसी हमने कल डिस्कस किया था ना वो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वो एडिशनली आ जाएगा, इसके साथ ये भी है। तो टोटली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, सोसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, ये सब आएगा। सो इसलिए ये वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इंपॉर्टेंट टूल फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब क्या है? मेरे पास कैश कितना है, हाउ फ्रीक्वेंटली आई कैन जनरेट कैश टू मेक पेमेंट्स, वो डिसाइड करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें फ्लो दिखा देगा, एग्जिबिट्स फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ठीक है। और assesses the ability of enterprise to generate and utilize cash। लिख दिया 4 पॉइंट। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 में लिखा है, AS3 में दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इंड AS 7 ये भी लिख देना, AS3 इंड AS 7, AS3 है, इंड AS में 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3। ये नोट्स ले लीजिए बाद में उधर से, ठीक है, नोट्स ले लेना। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर कर रहा हूं? टू असेस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। assesses the ability to generate and utilize cash, how frequently the organization is able to generate cash for making any payments। हो गया? चैप्टर 3 पेज नंबर 217 217 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या है? हाँ, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। और कुछ है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली बार है या फाउंडेशन में आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट? अच्छा, आप लोग सीधा डिग्री से ना, ओके ओके, कोई बात नहीं। ये कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। क्या क्या है देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पहले कैश इन हैंड, सर कैश बैलेंस। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, सर आई हैव 3 बैंक अकाउंट्स, SBI, HDFC, ICICI, सब मिला के कैश एट बैंक, ठीक है। बैंक बैलेंस। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने दिया था, मैंने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किया है, ठीक है। और फिक्स्ड डिपॉजिट मेच्योर हो रहा है विद इन द ईयर, यू कैन से शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट, वो भी, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, वो टर्म डिपॉजिट होगा। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या है? मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, मैं जब भी जाके पूछूंगा तब दे देना है। डिमांड, ऑन डिमांड मुझे डिपॉजिट वापस करना है बैंक को, वो वाला ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। समझ गया? टर्म डिपॉजिट नहीं आएगा, समझ गया? हाँ। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर दे? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। सर एग्जाम्पल्स, गोल्ड, गोल्ड आज मार्केट में लेके जाएगा तुरंत कोई ना कोई ले लेगा,
ये हाईली लिक्विड है. हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल मार्केटेबल सिक्योरिटीज. दिस इज ऑल्सो ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मार्केटेबल सिक्योरिटीज ब्रैकेट में लिख देना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल इन द सेंस मैं आज अगर चाहता हूं तो मैं बेच सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी लिक्विड, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, गोल्ड एक है, डॉलर्स है, मेरे पास डॉलर्स है. डॉलर्स मैंने क्या किया, डॉलर्स खरीद लिए. दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज डॉलर वैल्यू इज गोइंग एवरी डे. ऐसा नो, डॉलर वैल्यू इज राइजिंग ईच एंड एवरी डे. सो मैंने क्या किया, डॉलर्स परचेज किया है, वो भी हाईली लिक्विड बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आज जाके मार्केट में डॉलर्स बेच दूंगा तो पैसा आ जाएगा. दीज आर ऑल कॉल्ड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, दीज आर ऑल एसेट्स. बट सी द लाइबिलिटी पार्ट, बैंक ओडी, रीपेएबल ऑन डिमांड. मैंने बैंक में गया था, कुछ ओडी लिया, ओवरड्राफ्ट. ठीक है, मेरा पैसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं बैंक से लोन जैसे ले लिया. अगर वो ओडी टर्म है, मतलब मैं पे करूंगा आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड बैंक डिपॉजिट, टर्म बैंक डिपॉजिट, सॉरी टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट. बट इफ द ओवरड्राफ्ट इज रीपेएबल ऑन डिमांड, बैंकर जब भी मुझे कॉल करके बोलेगा पेमेंट कर लो, आज पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा जो बैंक ओडी होगा वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा. ठीक है ना, ठीक है. हाँ, दीज आर ऑल द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ एक बार. 221 पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 1. रीड द सम. हाँ हाँ, वन सेकेंड. कैश बैलेंस कितना था, इधर देखो, 1,50,000 है. ठीक है. ऑन 15/10/2021 क्या हुआ, हाँ 3 मंथ्स. मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 मंथ्स है. 3 मंथ्स मतलब क्या था, तुरंत हो जाएगा ना, ये हाईली लिक्विड में बोल सकता हूँ. तो कैश से मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट. 3 मंथ्स के अंदर मैच्योर हो जाएगा वो. ठीक है, ज्यादा टर्म भी नहीं है, 6 मंथ्स भी नहीं है, ये 3 मंथ्स ही था. ठीक है, तो इनडायरेक्टली यू कैन अज्यूम कैश से मैंने क्या खरीद लिया, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, नॉट डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट अलग है, उसका टर्म कुछ नहीं रहेगा, ये इसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा. हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्या था, कितना अमाउंट का, 1,50,000. हाँ, हाँ. ये क्या हुआ था अभी देख लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, चेंजेस इन कैश आएगा. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, उसके ऊपर चेंजेस आएगा. सर ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही है, पहले नाम चेंज हो गया बस, ये पॉकेट से ये पॉकेट में आ गया, समझ गए, इस पॉकेट से इस पॉकेट में आ गया. तो ये क्या था, दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. आंसर पढ़ो एक बार, आंसर पढ़ो. हाँ, हाँ कैश फ्लोस एक्सक्लूड, ये आइटम्स को एक्सक्लूड करना है जिसमें एक आइटम से दूसरा आइटम है. मूवमेंट्स बिटवीन द आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये बहुत कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है. एक कैश से इसमें आ रहा है, कैश से डिमांड डिपॉजिट में आ रहा है, कैश मैंने जाकर बैंक में डिपॉजिट किया है, दोनों एक ही है ना, मेरा कैश ही होगा वो तो, समझ गए. इसलिए ये इंडेस 7 बोल रहा है कि इसका रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है.
समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? और सम्स करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ो आगे। हाँ हाँ र- हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन 3 एक्टिविटीज है, ये 3 वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, ये जो 1,50,000 से जो मैंने 3 मंथ का फिक्स्ड डिपॉजिट लिया था, वो एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। यही फंडा है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार फॉर्मेट देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। रीजन यही है कि एक एक जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दूसरा रूप में चले गया, रूप बदल गया, बस नेचर सेम ही है। इट इज स्टिल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझ गया। इसलिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। हम्म हम्म कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन क्या क्या एक्टिविटीज है देख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज है। पहला, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नोट डाउन कर लेना। सेकेंड वन, कैश फ्लोज फ्रॉम, हाँ वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड वन, ऑपरेटिंग, नॉट ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इधर आ गया, फाइनेंसिंग, वेरी गुड, कॉस्ट फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन 3, हमने जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हमने पहले कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो मतलब क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो? यस। डिप्रिसिएशन में कैश फ्लो होगा कि नहीं? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन कैश फ्लो होगा कि नहीं? आउटफ्लो होगा। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या था? एसेट अकाउंट, उसमें कैश कहीं पे है क्या? नहीं है। डिप्रिसिएशन क्या था, वो जो एसेट है उसका वैल्यू डिक्रीज करके लिख रहा है, समझ गया। डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने के लिए पहले वो कैश, इधर कैश इनफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो होना चाहिए, समझ गया। ठीक है सर, कैश फ्लो है। कैश फ्लो होने के बाद 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। क्या क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सर ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल, सेल्स, क्रेडिट सेल्स नहीं है, कैश सेल्स ही होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में कैश इनफ्लो नहीं होगा ना, समझ गया। कैश सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स में इनफ्लो या आउटफ्लो है? इनफ्लो, वेरी गुड। कैश परचेजेस, इनफ्लो या आउटफ्लो है? परचेजेस, हाँ आउटफ्लो है, वेरी गुड। ये तो इनफ्लो होगा, ये तो आउटफ्लो होगा। सैलरीज पेड, आउटफ्लो होगा। सिमिलरली एनी एक्सपेंस पेड, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब पी एंड एल में जो आएगा या ट्रेडिंग अकाउंट में जो आएगा, एनी एक्सपेंसेस पेड, वो क्या होगा? आउटफ्लो होगा।
वो सब ऑपरेटिंग में आएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ सर? इनडायरेक्टली जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आएगा वो सब ऑपरेटिंग में आएगा इनडायरेक्टली। समझ पा रहे? सिमिलरली इनकम्स, एनी इनकम रिसीव्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ गया? These are all operating. सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में इसमें टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। समझ जा रहा है? फिक्स्ड एसेट कैन बी एदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। सो फाइनेंसिंग में क्या होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सेकेंड वन, बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए। होल चैप्टर 3 का, होल चैप्टर 3 इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। यू कैन कॉल इट एज अ क्रक्स ऑफ चैप्टर 3। होल चैप्टर 3 में मेनली यू हैव टू ड्राइव द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉरी, नंबर 4 इधर, एनी एक्सपेंसेस पेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एनी एक्सपेंसेस। ये मेनली रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज मेनली रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, long term liabilities like equity share capital, preference share capital, debentures, बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, सब इसमें आएगा। इधर क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्टली ट्रेडिंग एंड पी एंड एल होगा। समझ गया? ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ये बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म पार्ट ये लेगा, लॉन्ग टर्म एसेट पार्ट ये लेगा। समझ गया? अगर बैलेंस शीट देखेगा, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स होगा ना, इधर फिक्स्ड, इधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगा, ये इन्वेस्टिंग पार्ट होगा, ये फाइनेंसिंग पार्ट होगा। समझ गया? ये पार्ट तो इनडायरेक्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, मैं बताता हूं कैसे। थोड़ा ऑपरेटिंग में आएगा, ये थोड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा, वो बाद में देख लेंगे। पहले इतना तक देखो, फिक्स्ड एसेट्स कुछ परचेज किया वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स का कुछ भी हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेगा। ठीक है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है, एग्जाम्पल शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स इश्यू किया है या रिडीम किया है। तीनों में आप देख सकते हैं, इधर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट में आउटफ्लो होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में इनफ्लो होगा। फर्स्ट इट हैज टू बी a cash flow, either inflow or outflow, then only it will come in cash flow statement। समझ गया ना? इधर इश्यू में क्या होगा? इनफ्लो है, बायबैक में आउटफ्लो है। इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इश्यू किया है, शेयर होल्डर्स हमको पैसा देगा ना, तो बिजनेस में पैसा आएगा। रिडेम्पशन है, बायबैक है, इसमें क्या होगा? पैसा जाएगा कंपनी से, वो आउटफ्लो होगा।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। समझ गए? अगर ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाना, पेज नंबर 224 में। पेज नंबर 224 में आ जाना, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो मेगा। क्या करना है हमने, क्या करना है अभी? ऑपरेटिंग, हाँ वो बताना है, क्लासिफाई करना है इस तीनों में, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आइदर रिसीट और पेमेंट, आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने के लिए। दिस इज द बेसिक थिंग है। हाँ, फर्स्ट वन क्या था? ये कौन सा बिजनेस था इसका? फर्नीचर कंपनी। फर्नीचर कंपनी में क्या बिजनेस होगा? परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। उसका एक और इनकम भी होगा, क्या है? रिपेयर्स भी करेगा ना। सोच लीजिए ये जो कुछ फर्नीचर कंपनी है कभी कभी रिपेयर करता है, टेबल टूट गया, एक लेग टूट गया तो रिपेयर करता है, तो रिपेयर भी उसका इनकम है। समझ गया ना? तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या इनकम हो सकता है, डायरेक्ट इनकम, वो सब सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी एक एक आइटम पढ़ो। सेल ऑफ फर्नीचर कहा जाएगा? फर्नीचर क्या था पहले? इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिक्स्ड एसेट फर्नीचर है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, यस और नो? हाँ, नॉर्मली सभी कंपनीज को फर्नीचर एसेट है, लेकिन ये बिजनेस क्या था? फर्नीचर बिजनेस है। तो फर्नीचर बिजनेस में अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, गुड्स हो जाएगा, एसेट नहीं होगा। पहले इसको इसलिए मैंने बोला है क्या बिजनेस है ये। हाँ, समझ गया ना? अगर मैं लैपटॉप बिजनेस कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप कुछ खरीद रहा हूँ, मैं कंप्यूटर कुछ खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर मुझे गुड्स बन जाएगा, एसेट नहीं बनेगा। बाकी लोग के लिए एसेट बनेगा। डिफरेंस पता करना है। अभी देख लो, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर इज नथिंग बट कैश सेल्स। समझ गया? ऑपरेटिंग में आ जाएगा, देख लेना नीचे, आंसर देख लेना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनफ्लो या आउटफ्लो है? इनफ्लो होगा क्योंकि सेल्स है ये। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट सेकंड वन। हाँ, परचेजेस है फर्नीचर, क्या था ये? ऑपरेटिंग, ये कैश परचेजेस होगा, ठीक है। आउटफ्लो होगा, वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ, एनी एक्सपेंस ऑपरेटिंग होगा, वेरी गुड। आउटफ्लो या इनफ्लो है? आउटफ्लो, पेड ना, इसलिए हाँ। हाँ, ऑपरेटिंग होगा, आउटफ्लो होगा, वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ, क्रेडिट सेल, क्रेडिट है, कैश फ्लो है ही नहीं है, ठीक है, इसलिए लिखना है नॉट ए कैश फ्लो, ठीक है ना। उसमें इनफ्लो या आउटफ्लो में नॉट अप्लीकेबल, कुछ फ्लो ही नहीं है उसमें। समझ गए ना? हाँ, नेक्स्ट। रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग भी होगा क्योंकि डायरेक्ट इनकम है। समझ गया? ये फर्नीचर बिजनेस ना, रिपेयर्स क्या होगा? डायरेक्ट इनकम होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो जो भी बोल सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट। नहीं 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 नहीं, वारंटी क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स, क्या था ये?
वारंटी, सोच लीजिए हमने कुछ लैपटॉप ये एसी खरीदा है, उसका वारंटी रहता है ना 1-2 साल का। हम क्या करेंगे, खराब हो जाने से क्या करेंगे हम, हाँ क्लेम करेगा ना, लेके जाके बोल देंगे हम 2 साल तक वारंटी है, आप इसको ठीक करके दो, ऑपरेटिंग होगा। हाँ, वारंटी क्लेम रिसीव्ड है ये। हम तो ये फर्नीचर कंपनी वारंटी कहाँ से क्लेम कर रहा हूँ, उसके सप्लायर से। समझ गया, क्या ये केसी भेज दिया, कस्टमर आके बोल रहा है कि खराब हो गया। अभी ये फर्नीचर कंपनी क्या कर रहा है, ये कहाँ से खरीदा है कंपनी, उसको बोल रहा है कि तुम वारंटी दो। समझ गया ना, कस्टमर को ये वारंटी देना है, इसको कौन वारंटी देगा, इसका सप्लायर देगा। समझ गया, हाँ वही है। तो ये तो रिसीट होगा, रिसीव्ड बोला है ना, इनफ्लो होगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग होगा और इनफ्लो होगा। नेक्स्ट, हाँ ये लॉस है, ये कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, नो कैश फ्लो। वो लॉस आ गया, सोच लीजिए मेरे पास तो 10 कंप्यूटर है, सोच लीजिए 10 नहीं है तो गोदरेज का जो क्या बोलते हैं ये अलमीरा है गोदरेज का फर्नीचर। ठीक है, सोच लीजिए मार्केट प्राइस कम हो गया, मुझे कुछ कैश फ्लो आएगा नहीं ना, जब मैं बेचूंगा तभी तो आएगा। तो ये तो नॉट ए कैश फ्लो है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, हाँ क्या ही है, ऑपरेटिंग होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये क्या था, नॉट ए कैश फ्लो, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैंक लोन लेके आया था, बैंक लोन इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, समझ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। और क्या था ये, इंटरेस्ट पेड, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करना पड़ेगा, ये आउटफ्लो होगा। समझ गए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, याद रखना। सर बैंक लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ऑपरेटिंग में आएगा क्या, नो। जो एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग के रिलेटेड है वो फाइनेंसिंग में ही आएगा, बाकी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आएगा। समझ गया, ये डिफरेंस एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये दिस इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, पहले एक इक्विपमेंट है उसको दे दिया, नया इक्विपमेंट लेके आया था, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, कैश तो नहीं है ना, नॉट ए कैश फ्लो होगा। कैश तो कुछ है ही नहीं, कैश कैश ट्रांजैक्शन ही है नहीं है कुछ ना। सोच लीजिए मेरे पास पहला पुराना अलमीरा है, मैं उसको दे दिया नया अलमीरा ले रहा हूँ, समझ गए ना, इसमें कैश है ही नहीं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स तो नॉर्मली इसमें होगा, सेल्स में होगा, तो ये रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग, ओके। एडवांस रिसीव्ड इज एन इनफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, जीएसटी पेड, जीएसटी पेड तो ये जो नॉर्मली सेल्स में होता है जीएसटी, समझ गया ना, सेल्स में जो होता है तो इसलिए ऑपरेटिंग होता है। रॉयल्टी पेड, जीएसटी पेड सब वगैरह इसमें आएगा, एक्सेस ड्यूटी पेड, एनी सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज पेड इसमें आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग में ही आएगा। समझ गया, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में ही आएगा, एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस पेड, ओके। नेक्स्ट, सर ये जो इश्यू शेयर्स इश्यू किया था उसके ऊपर डिविडेंड पे किया, वो फाइनेंसिंग में आएगा। समझ गया सर, दैट इज ए पी एंड एल आइटम, डिविडेंड पेड इज ए पी एंड एल आइटम, स्टिल इट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट अंडर ऑपरेटिंग। डिफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग रिलेटेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। समझ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एनी डाउट्स हियर, नो। हाँ, come to question number 3 also. Question number 3, page number 225, पढ़ो। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब मेडिसिन का,
इसका बिजनेस क्या होगा? मेडिसिन होगा, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, एक एक क्या जाना। इश्यूड क्या है पहला? इक्विटी शेयर्स है। कौन सा आइटम है? फाइनेंसिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, इनफ्लो या आउटफ्लो है? इश्यू इनफ्लो है, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ बोनस शेयर्स इश्यूड क्या था? इनफ्लो या आउटफ्लो है? बोनस शेयर्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें इनफ्लो नहीं होगा, समझ गया ना? तो नॉट ए कैश फ्लो होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स आर इश्यूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो इनफ्लो है, इसलिए ये नॉट ए कैश फ्लो। आप रीजन लिख सकते हैं बगल में, जो भी मैं बोल रहा हूं आप बगल में रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ्लो है आउटफ्लो है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो, क्योंकि राइट शेयर्स ना जो इश्यू पर जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है ट्रेडिंग प्राइस उससे कम में इश्यू होगा, लेकिन कुछ अमाउंट आएगा, ऐसा ना? हाँ, तो इसलिए इनफ्लो है। नेक्स्ट, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स परचेज किया है, सोच लीजिए मैंने कुछ शेयर्स परचेज किया, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने, मेरे पास पैसा है, मैंने बैंक डिपॉजिट किया, कुछ लोग बैंक डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, समझ गया? कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरा मेरा जो सब्सिडरी कंपनी है उसका मैंने शेयर्स खरीद लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट ही होगा, ठीक है ना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन परचेज किया तो कैश बाहर जाएगा, तो आउटफ्लो होगा, समझ गया? हाँ इन्वेस्ट, नहीं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ये, हाँ इन्वेस्टिंग होगा, आउटफ्लो होगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। ये फिक्स्ड एसेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा ना, हमने देखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होगा, समझ गया? ये तो इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, सब्सिडरी से डिविडेंड आया था, ऊपर हमने इन्वेस्ट किया था ना, वो जो कंपनी है डिविडेंड दिया था, हमारा इनकम है, इसमें आएगा इन्वेस्टिंग, समझ गया? डिविडेंड, सर व्हाई इट इज नॉट ऑपरेटिंग? बिकॉज दैट इनकम इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऊपर जो है उसको नीचे ऐसे टैग करो, ऊपर जो सेकंड पॉइंट है, ऊपर जो कौन सा पॉइंट है, डी, डी पॉइंट से नीचे नीचे ऐसा एक एरो मार्क लिखो, ऐसा, समझ गया? ऊपर हमने जो इन्वेस्ट किया था उसका डिविडेंड आ गया हमारे पास, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, एनी इनकम रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग ही है, एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग ही होगा, समझ गया ना? सोच लीजिए हमने इन्वेस्ट किया था, फिक्स्ड डिपॉजिट में मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, वो भी इन्वेस्टिंग ही होगा। वो एक्चुअली अदर इनकम है ना, मैं ऑपरेटिंग में लूंगा, नो। अंडरस्टूड द डिफरेंस? हाँ नेक्स्ट, लाइसेंस फीस जनरली कोई भी अगर पे करेगा, ठीक है, लाइसेंस फीस वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा। ओह, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, वो भी इन्वेस्टमेंट ही होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? लाइसेंस फीस जो भी अगर अदर कंपनी कुछ पे करेगा अदर देन फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, समझिए? फार्मा कंपनीज क्या करेगा, वो लोग पेटेंट्स होता है, लाइसेंसेस होता है, समझ गया? कुछ ड्रग, नया ड्रग खरीद, नया ड्रग इन्वेंट करता है, समझ गया? वो लोग लाइसेंस, वो लोग क्या करते हैं, ये लाइसेंस फीस इंटेंजिबल एसेट है, समझ गया? तो इसलिए इन्वेस्टिंग होगा, ये फिक्स्ड एसेट जैसा है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट भी आएगा ना। ए लाइसेंस फीस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह दे आर ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, सो दिस कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको स्टार मार्क दे दो।
नहीं होने से ऑपरेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हम लाइसेंस फीस कुछ खरीद लेते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, यस और नो, वो तब ऑपरेटिंग में लिख सकते हैं। समझ गए, ये फार्मा कंपनीज है, समझ गए, इसलिए लाइसेंस फीस एसेट होगा, क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा ज़्यादा होगा। समझ लिए, कुछ लाइसेंस के लिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलमोस्ट 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करता है, तो छोटा अमाउंट भी नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जैसा मानने के लिए, वो बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट सोचते हैं उसको, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑल्सो। ओके, हाँ नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स पेटेंटेड, इसका ये फार्मा कंपनी है ना, तो डायरेक्ट इनकम होगा। हाँ, गुड्स पेटेंट, गुड्स का जो पेटेंट है वो पेटेंट दे दिया, पेटेंट हम लीज में दे सकते हैं, समझ गया। सोच लीजिए मैंने कुछ ड्रग इन्वेंट किया था, मैं क्या करूँगा, किसी छोटा एक क्या मेडिसिन शॉप को मैं रॉयल्टी में दे सकता हूँ, रॉयल्टी मतलब लीज में दे सकता हूँ, वो लोग क्या, मेरे पेटेंट पे वो लोग ड्रग यूज़ करेगा, मुझे रॉयल्टी दे देगा, समझ गया। ये तो इनकम होगा, तो ऑपरेटिंग इनकम है, ये तो डायरेक्ट इनकम है ना, मेरा बिजनेस है फार्मा का बिजनेस, सिमिलर टू रिपेयर्स इन केस ऑफ फर्नीचर कंपनी, सेम, ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट, फ्री स्पेस, उसका फार्मा कंपनी का कुछ फ्री स्पेस है, वो लेट आउट पे दे दिया, लेट आउट मतलब रेंट पे दे दिया, समझ गया, ये तो इन्वेस्टिंग होगा, इन्वेस्ट, नहीं ये तो इसका बिजनेस रेंट पे देना नहीं है ना, डिफरेंस समझ लो, उसका बिजनेस रेंट पे देना नहीं है, उसका बिजनेस क्या, फार्मा है, फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मा रिलेटेड जो भी है सब ऑपरेटिंग में आएगा, ये तो फार्मा नहीं है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं फार्मा कंपनी, वो डायरेक्ट इनकम नहीं है ना, डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिजनेस का नेचर के बेसिस पे, समझ गए डिफरेंस क्या था। जो मैंने पेटेंट बोला है, पेटेंट मेरे पास है, मैंने दे रहा हूँ, फार्मा कंपनी, मेरा मेन बिजनेस क्या था, रिलेटिंग टू फार्मा मेडिसिन, जो मेडिसिन रिलेटेड जो भी है वो डायरेक्ट इनकम होगा। कंपनी का फ्री स्पेस है, वो मैंने दे दिया है, वो एक्चुअली इन्वेस्टिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट बिजनेस जो है उससे रिलेटेड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ना, अंडरस्टैंडिंग ना। मैं रॉयल्टी पे नहीं दे सकता हूं अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं हूं, मैं रेंट पे फिर भी दे सकता हूं अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं हूं, डिफरेंस समझ गया। मैं फर्नीचर कंपनी हूं, मेरे पास वेकेंट स्पेस है, मैं बिल्डिंग वो रेंट पे दे रहा हूँ, फर्नीचर कंपनी भी दे सकता है, फार्मा कंपनी भी दे सकता है, लेकिन पेटेंट का जो रॉयल्टी है वो सिर्फ फार्मा कंपनी ही दे सकता है, अंडरस्टूड द डिफरेंस ना। हाँ, इसलिए ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा डिफरेंस, ये तो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, उसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोन्स टू वाई लिमिटेड, मेरा बिजनेस लोन देना नहीं है, बैंक का बिजनेस लोन देना है, तो ये इन्वेस्टिंग होगा, समझ गया ना। हाँ, नेक्स्ट, हाँ ये तो इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके ऊपर जो एक्सपेंस है डिविडेंड दे रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, समझ गया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब क्या, ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म ही है, कुछ डिपॉजिट्स ले रहा है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा, तो ये भी फाइनेंसिंग होगा। नेक्स्ट, ये कुछ कैश फ्लो है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि एसेट ले लिया है, शेयर्स इश्यू किया है, इसमें कुछ कैश का और ट्रांजैक्शन ही नहीं है, सो इसलिए नॉट ए कैश फ्लो। नेक्स्ट, सर परचेज्ड गुडविल, ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग कैसे है, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। परचेज्ड गुडविल ये कॉन्सेप्ट हमने कहा देखा है, ग्रुप 1 में देखा है, पार्टनरशिप, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप दूसरा पार्टनरशिप को ले रहा है, क्यों ले रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ ग्रोइंग इन द फ्यूचर, यस और नो, समझ गया। तो एमालगमेशन का मेन मोटिव है सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम ग्रो करेंगे, सोच लीजिए, इन्वेस्टिंग, तो इसके रिलेटिंग थे जो गुडविल आ रहा है, परचेज्ड गुडविल,
जो सोच लीजिए परचेस कंसिडरेशन है 1 लाख, मैंने पे कर रहा हूँ 1,20,000, जो 20,000 गुडविल होते हैं ना, परचेस गुडविल, वो वाला मेन मोटिव है इन्वेस्टिंग का, मतलब विद इंटेंशन टू ग्रो इन द फ्यूचर। सो दैट्स वाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। समझ गए? रीजन क्या था, बगल में लिख दो एमालगमेशन, एमालगमेशन, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी से भी अमालगमेट होता है, मर्जर भी होता है, मर्जर अमालगमेशन, ये सब विद द इंटेंशन टू ग्रो इन द फ्यूचर, डाइवर्सिफाई इन द फ्यूचर। ये एक्चुअली इसका इंटेंशन होता है इन्वेस्टिंग जैसा। समझ गया? दूसरा कंपनी को ले रहा है, दूसरा कंपनी में शेयर्स ले रहा है, अगर पीएसयू में 50% शेयर्स ले लिया तो क्या होगा, वो कंपनी मेरा हो जाएगा, ऐसा ना? तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। समझ गया? तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, डिविडेंड्स पेड, इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके ऊपर डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में कुछ शेयर्स खरीद लिया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। मैंने सब्सिडरी में कुछ शेयर्स बेच दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है? दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ गया? एनी डाउट स्टिल नाउ? हाँ, कंपनी के ऊपर देख के डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट क्या था, वो जो डायरेक्ट इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, समझ, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, उसका नेचर ऑफ पेमेंट्स क्या होगा, डेली डेली नेचर ऑफ पेमेंट्स, ऑपरेटिंग पेमेंट्स क्या होगा, उसके बेसिस पे ये लेना पड़ेगा। समझ गया? पहले वो कैश फ्लो होना चाहिए, कैश फ्लो नहीं होने से सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैश फ्लो है तभी ये 3 में डिवाइड करेगा। समझ गया? इन तीनों में ही एक ही होगा। समझ गया? तीनों में एक ही होगा, ये तीनों छोड़ के बाकी कुछ नहीं होगा, इन तीनों में से एक होना चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना। इसका और एक और एक्सटेंशन पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 226। हाँ, ये पढ़ो मेगा। नो, ऊपर से 5। हाँ, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नॉट कैश फ्लो। ओके, 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 हम्म, हम्म, 15,000। देख लेना, बोल रहे ना, एक्स लिमिटेड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने से कैसे ये 3 चेंज होगा, ये जो 4 आइटम दिया था ना, वो अभी एक एक देख लेंगे। डिविडेंड पे टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये वाला, ये हमेशा फाइनेंसिंग है, यस और नो? देख लेना, अगर एक्स लिमिटेड इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, एग्जाम्पल बगल में लिखो बैंक, बगल में लिखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नथिंग बट डीलिंग इन फाइनेंस। ओके, lending loans, taking loans, that's that is the business of a financial institution. Example is bank. ठीक है? समझ गया? डिविडेंड पे कर रहा है शेयर होल्डर्स को, वो अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फाइनेंसिंग ही होगा, चेंज नहीं होगा, यस और नो? क्योंकि सोच लीजिए बैंक है, हाँ, बैंक शेयर्स इश्यू कर रहा है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, शेयर्स इश्यू कर रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। समझ गए? इसलिए उसके ऊपर डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड, सर बैंक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, ऑपरेटिंग होगा, वेरी गुड।
नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंटरेस्ट पे कर रहा है, फाइनेंसिंग होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है मतलब है कुछ लोन लिया होगा, समझ गया। इसका बैंक का बिजनेस ही इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना, समझ गया ना। हाँ, नेक्स्ट थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन 20,000, उसका मेन इनकम ही, बैंक का मेन इनकम ही इंटरेस्ट है, तो ये ऑपरेटिंग होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, नॉट इनडायरेक्ट इनकम। क्या होगा, इन्वेस्टिंग होगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, बैंक डिपॉजिट, समझ गया। मैं कंफ्यूज कर रहा तो ये कंफ्यूज हो जा रहा है, मैं क्या। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सोच लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मतलब आईटीसी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, समझ गया। वो उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है मतलब कि वो कुछ इन्वेस्ट किया होगा, यस और नो। आईटीसी को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, वो कुछ बैंक का बिजनेस कर रहा है क्या, नहीं है ना, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, क्या होगा, बैंक है। सोच लीजिए ये लोग इधर ऑपरेटिंग दे दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये इन्वेस्टिंग ही होगा दोनों केसेस में। डिविडेंड रिसीव्ड वाई लिमिटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर बिजनेस है शेयर्स में इन्वेस्ट करना, शेयर्स को सेल करना, अगर उसी उसी बिजनेस है उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एग्जाम्पल है कुछ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, उसका काम है शेयर्स पर परचेस करना सेल करना, समझ गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने बोला बैंक एग्जाम्पल है, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, अगर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इज द बिजनेस है तब डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग होगा, नहीं हो तो इन्वेस्टिंग ही होगा। आप लोग नीचे नोट लिख के आप क्या एज्यूम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं, समझ गए। इसमें डायलेमा है, क्यों डायलेमा है मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके का है, एक तो बैंक है, कुछ बैंक्स का ये भी बिजनेस हो सकता है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, समझ गया, समझ गया। स्टॉक ब्रोकर एक है, शेयर ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं, कार्वी एग्जाम्पल, कार्वी है, ऐसा कुछ ब्रोकिंग एजेंसीज है, तो वो लोग का काम है शेयर्स परचेस करना सेल करना, उसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो अगर वो लोग का बिजनेस है शेयर्स परचेस करना सेल करना, उसका जो डिविडेंड आएगा वो ऑपरेटिंग होगा, समझ गया। नहीं है तो दोनों मैं इन्वेस्टिंग ही लिखता हूँ, समझ गया। हाँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर आपको अगर कुछ लग रहा है इसमें दोनों वे है, आप नोट लिख के आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ, नीचे, लेकिन जहाँ पे क्लियर कट आंसर है तब उधर एजम्पशन लिखने से काम नहीं करेगा, ऐसा डायलेमा केसेस में ही काम करेगा, ठीक है, समझ गया। आप पेज नंबर 229 में एक बार आ जाइए। 229 में आपको AS3 और इंडेस 7 का डिफरेंसेस दिया था, एक बार आप घर में जाके पढ़ लेना एक बार, AS3 और इंडेस 7। AS क्या था, अनलिस्टेड कंपनीज फॉलो करेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडेस हमेशा लिस्टेड कंपनीज फॉलो करेगा, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंसेस बताया था, एक बार देख लीजिए। क्यों सर डिफरेंसेस क्यों पढ़ना है, एग्जाम में आपको चैप्टर 5 है ना इंडेस का, इंडेस का चैप्टर 5 है ना, उसमें 6 इंडेस है, एक बार इंडेक्स खोलो, चैप्टर 5 में इंडेस देख सकते हैं ना,
क्या दिया था हेडिंग चैप्टर 5 में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली आपको 6 इंडेज है सिलेबस में, ठीक है। वो कभी कभी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में वो लोग दे देते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन AS3 एंड इंडेज 7 क्या है। थ्योरी क्वेश्चन भी दे सकता है कभी कभी। जो चैप्टर 5 में 6 इंडेज है और जो चैप्टर 3 में 1 इंडेज है, टोटल 7 इंडेज सिलेबस में है इनडायरेक्टली। समझ गए? चैप्टर 5 में 6 दिया था डायरेक्टली, चैप्टर 3 में भी 1 इंडेज है, इंडेज 7 टोटल। हाँ 6, टोटल 6 इंडेज है, नंबर 6 बोल रहा हूं। इंडेज 1, 2, 5, 33, 10 भी है ना। 1 2 10, सॉरी 10, 19, 33, 37, 6 इंडेज है। इंडेज 1, इंडेज 2, इंडेज 10, इंडेज 33, इंडेज 37। हाँ सॉरी 19 भी है, ये 19, 1 2 10 19 33 37, ठीक है ना। 6 इंडेज है आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में। तो ये इंडेज 7 भी अगर मिला देगा तो 7 होगा। तो 7 में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, येस और इंडेज करस्पॉन्डिंग येस। समझ गए? इंडेज 7 का करस्पॉन्डिंग येस क्या था? येस 3 होगा। सर इंडेज 1 का करस्पॉन्डिंग येस क्या था? येस 1 होगा। करस्पॉन्डिंग येस इसका 2 का क्या होगा? 2 ही होगा। समझ गया? ऐसा कुछ इंडेज का करस्पॉन्डिंग येस भी है। समझ गया? उसी करस्पॉन्डिंग येस, उस करस्पॉन्डिंग इंडेज का डिफरेंसेस क्या था, वो 4 मार्क्स, 6 मार्क्स या 8 मार्क्स मिल सकते हैं कुछ एग्जाम में। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, आप लोग जहां पे ये इंडेजेस है करस्पॉन्डिंग येस से एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस याद रख देना। क्या था? हाँ 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 दिया दिया है। हाँ दिया, सब दिया था उसमें, टेंशन नहीं था। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इंडेज ओपन करो चैप्टर 5 में, आप लोग सेटिस्फाई हो जाने से ही मुझे सेटिस्फैक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट का देख लीजिए, चैप्टर 5 में फर्स्ट क्या था? फर्स्ट स्टैंडर्ड इंडेज 1 ना। इंडेज 1 का देख लेना डिफरेंसेस है कि नहीं। हाँ ये इंडेज 1 ना। नेक्स्ट जाना। है कि नहीं? इंडेज 1 का नहीं दिया है क्या? हाँ इंडेज 1 का नहीं दिया है, करस्पॉन्डिंग एस नहीं है इसलिए। हाँ इंडेज 1 का मैं बोल रहा हूँ, इंडेज 1 का करस्पॉन्डिंग एस नहीं है। समझ गया? इंडेज 1 का करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं था, ठीक है। एक एग्जाम्प्ट है इधर, बाकी में है देख लेना। बाकी 2 में देखो, इंडेज 2 का करस्पॉन्डिंग एस क्या था? 2 ही है, इसमें नहीं था, 0 है, इसको निकाल दो। बाद में इंडेज 10, इंडेज 10 का करस्पॉन्डिंग क्या था? एस 4 है, ठीक है। इंडेज 19 का करस्पॉन्डिंग क्या था? एस 15 है। इधर 19 का करस्पॉन्डिंग 15 है। इंडेज 33 का करस्पॉन्डिंग एस 20 है। इंडेज 37 का करस्पॉन्डिंग एज देख लेना, 29। वेरी गुड, 29 है। समझ गया? तो इतना सारा है, ये सब किसी के डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, एटलीस्ट आप 4 डिफरेंसेस पढ़ लेना, तो you can score up to 6 to 8 marks for these differences if they give in the exam. I'm just telling, if they give in the exam, okay. ठीक है। तो इंडेज 3, इंडेज 7 का आप डिफरेंसेस देख लेना एक बार, देख के जो इजी डिफरेंसेस है ना, जो आसान डिफरेंसेस है, किसी 4 को लिस्ट आउट करो, 4 को टिक करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो,
वो 4 को ही पढ़ लेना, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही देते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन AS3 इन डेज 7 और एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस, ऐसा ही देगा। हाँ, करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल है इंडेस 29 एंड इंडेस 37 एंड एस 29, ठीक है। यानी 4 डिफरेंसेस, आपको जो आसान लगेगा वो याद रख देना, ठीक है। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक सम दे देता हूँ होमवर्क, एक बार देख लेना सम क्या था। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 226, पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये होमवर्क में ले लेना। क्वेश्चन नंबर 8 भी है क्या? 8 का है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है ना, तो ये सीधा 9 पे कैसे आ गया? हाँ, 233, पेज नंबर 233 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ना, बीच में कहा 8 का है, बीच में ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया बीच में। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 4, 6 एंड 7 होमवर्क पे ले लेना, ठीक है। पेज नंबर 226, ठीक है। ये 3 होमवर्क कर लेना, कल हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।